जय श्री श्याम। आज हमारा लेक्चर रहेगा बीएससी फाइनल फिजिक्स का यूनिट 5 का लेक्चर नंबर 6 और बीएससी बीएड थर्ड ईयर फिजिक्स का यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 6 रहेगा। और आज हम डिस्कस करेंगे बोर शक्ति सिद्धांत के बारे में। बोर शक्ति सिद्धांत पढ़ने से पहले अपने पीछे वाले लेक्चर के अंदर हमने एक चीज डिस्कस की थी, डी ब्रोगली तरंग तथा बोर मॉडल क्या होता है। डी ब्रोगली तरंग तथा बोर मॉडल क्या होता है, उसके अंदर हमने ये जाना था भी बोर मॉडल क्या होता है, भी इलेक्ट्रॉन क्या है। भी बोर मॉडल के अकॉर्डिंग जो सेकंड पोस्टुलेट था पढ़ा, भी इलेक्ट्रॉन क्या है, भी सभी कक्षाओं में गति नहीं करते, केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करते हैं जिन कक्षाओं के अंदर उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। बोर मॉडल के सेकंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग क्या होता है, भी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, भी सभी कक्षाओं में गति नहीं करते, केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का क्या होता है, भी पूर्ण गुणज होता है। इस बात को क्या है, भी सेटिस्फाई करना था, ये बात होती है। अब यही बात अपने क्या है, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग हमने सेटिस्फाई की थी। वहाँ पे क्या कण को क्या तरंग के रूप में मान के सेम कंडीशन किया, अभी हमने सेटिस्फाई कर दिया था वहाँ पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बोर शक्ति सिद्धांत। बोर शक्ति सिद्धांत क्या होता है, भी क्या बताता है, इसके बारे में आप बता दें कि इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या बताता है, अभी क्वांटम संख्या n का मान, n का मान जो क्वांटम संख्या n बराबर 1 2 3 4 5 6 थी हमारे पास, या जो फर्स्ट कक्षा होगी मुख्य क्वांटम संख्या, क्या क्वांटम संख्या n का मान बहुत अधिक करने पर भी काफी ज्यादा अधिक कर दें, बहुत ज्यादा, तो उन कंडीशन के अंदर क्या हो, भी जो क्लासिकल मैकेनिक्स से मान प्राप्त होते हैं और जो क्वांटम मैकेनिक्स से मान प्राप्त होते हैं, वो दोनों मान क्या होते हैं, भी सेम प्राप्त होते हैं। तो अब क्या है, भी आज उन कंडीशन के अकॉर्डिंग जीपी वैल्यू प्राप्त करेंगे, भी किस कंडीशन के अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स से जो मान प्राप्त होंगे और किस कंडीशन के अंदर वो क्वांटम मैकेनिक्स के क्या होंगे, भी प्राप्त होंगे। बोर शक्ति सिद्धांत एक बार और बता दें कि इस सिद्धांत के अनुसार क्वांटम संख्या n का मान बहुत अधिक हो जाने की स्थिति में क्वांटम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित परिणाम चिरसम्मत सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित परिणामों के बराबर प्राप्त होते हैं और इस नियम को बोलते हैं भी बोर शक्ति सिद्धांत। बोर शक्ति सिद्धांत के अंदर क्या बताता है, कि सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, भी क्वांटम संख्या n का मान बहुत अधिक करने पर क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो मान प्राप्त होंगे वही मान के अभी क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, भी प्राप्त होते हैं। अब देखिएगा भी वहां से अपने बोर शक्ति सिद्धांत के अंदर एक चीज पढ़ी थी भी अपने, भी कोई हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या है, भी कक्षा भी इलेक्ट्रॉन क्या है, भी निम्न कक्षा से उच्च कक्षा से निम्न कक्षा की ओर आता है। बे उसके अंदर हमने ये पढ़ा था भी हाइड्रोजन परमाणु के अंदर जो वेवलेंथ फैक्टर निकाल रहे थे और वहां से क्या भी आवर्ती फैक्टर भी निकाला था, और उस आवर्ती फैक्टर की वैल्यू क्या है, वहां से हमने ये प्राप्त की थी इन कंडीशन के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में कोई भी इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा की ओर आ रहा है। तो यहाँ पे ये चीज किसको दर्शाती थी, भी आपकी निम्न कक्षा की और ये आपकी थी उच्च कक्षा की, और इस कंडीशन के अंदर वहां पे जो आवर्ती की वैल्यू थी वो ये प्राप्त की थी। भी हाइड्रोजन परमाणु के रेखीय वर्णक्रम की व्याख्या चैप्टर के अंदर क्या है, हमने ये चीज क्या है फाइंड की थी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, इस चैप्टर के अंदर मानिए तो वहां से क्या चीज प्राप्त होगी, मानना हाइड्रोजन परमाणु में, माना हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा से
इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा से n-1वीं कक्षा में nवीं कक्षा से n-1वीं कक्षा में संक्रमण करता है या nवीं कक्षा में संक्रमण से उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति क्या होगी? विकिरण की आवृत्ति क्या होगी? तो वहां से उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति क्या हो जाएगी? यही फॉर्मूला रहेगा पेपर k स्क्वायर 2 स्क्वायर me e4 h क्यूब 1/, निम्न कक्षा हो गई आपकी n-1 की स्क्वायर, और ये क्या हो गई आपकी n2 की स्क्वायर, क्या हो गई n स्क्वायर, ये चीज होगी। nवीं कक्षा से क्या है कि n-1वीं कक्षा में आ गया, तो n-1 आपकी क्या होगी? निम्नतम कक्षा होगी, और n क्या होगी? फिर आपकी उच्चतम कक्षा होगी। ठीक है, अब क्या है भी उसके बाद में हम देखते हैं, इसको सोल्व कर लो। U इक्वल टू a स्क्वायर 2 स्क्वायर me e4 h क्यूब, और यहाँ से आपका इसका लोकल लोग क्या आ जाएगा भी आपका n स्क्वायर n-1 स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा भाई n स्क्वायर और n-1 की स्क्वायर, ये चीज होगी। थोड़ा और सोल्व करो तो आप इसको mu इक्वल टू a स्क्वायर 2 स्क्वायर me e4 h क्यूब, यहाँ पे n दिया हुआ है n स्क्वायर n-1 स्क्वायर, और यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो ये क्या चीज प्राप्त हो जाएगी आपकी n स्क्वायर -1, और ये क्या हो जाएगा भी आपका 2 है। भी a माइनस डी को स्क्वायर का सूत्र फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला लगाने के बाद नेगेटिव साइन से अप्लाई करोगे तो आपके सामने ये चीज प्राप्त होगी। तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, आपकी तो आवृत्ति आ गई, वो क्या आ गई आपकी a स्क्वायर 2 स्क्वायर me e4 h क्यूब, और यहाँ पे आगे क्या आ गया आपका 2n - 1 n स्क्वायर n-1 की, ये चीज आ गई। अब उसके बाद में आगे हम देखते हैं यदि n का मान बहुत अधिक हो, यदि n का मान बहुत अधिक हो बहुत अधिक हो, यदि n का मान बहुत अधिक हो तो उस कंडीशन के अंदर एक से क्या होगी, में n की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो यहां से जो चेंज होगा वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, न्यू इक्वल टू
के स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर m e e की 4 x क्यूब। एक से क्या है बहुत ज्यादा वैल्यू होगी तो पूरे क्या हो जाएगा भी एक को क्या नेगेटिव मान लो n स्क्वायर और n स्क्वायर और यहाँ से कैंसिल आउट हो गया आपके सामने क्या हो जाएगा भी k स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m e e की 4 h क्यूब और n ये चीज आएगी। न्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा कि k स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m e e की 4 h क्यूब और n क्यूब। वो तक हो गया ये फॉर्मूला तो क्या है अपने जो पीछे हाइड्रोजन के रेखीय वर्णक्रम की व्याख्या वहां से डिराइव किया था भी कोई हाइड्रोजन परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा की ओर संक्रमण करता है तो वहां से जो उत्सर्जित विकिरण होगा दोनों की ऊर्जा डिफरेंस के बराबर वे तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा के अंदर आ रहा है तो तीसरी कक्षा के अंदर जितनी ऊर्जा है और दूसरी कक्षा के अंदर जितनी ऊर्जा है उन दोनों के डिफरेंस के बराबर है। क्या जो विकिरण उत्सर्जित हो गए वहां से उसकी क्या हो जाएगी ये आवृत्ति आ जाएगी और आवृत्ति को क्या है अपने मानना है nवीं कक्षा से n-1वीं कक्षा के अंदर आ रहा है तो ये कंडीशन होगी। और वो शक्ति सिद्धांत से क्या बताता है भी आपका भी n का मान बहुत अधिक कर देने पे n का मान क्या भी काफी ज्यादा अधिक कर देने पे तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो रिजल्ट प्राप्त होंगे वही रिजल्ट क्या भी क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग प्राप्त होते हैं। तो ये तो आगे भी आपके आवृत्ति का फैक्टर है। न्यू इक्वल टू क्या हो गया कि k स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m e e की 4 h क्यूब अपॉन n क्यूब। अब ये भी इलेक्ट्रॉन का वेग और त्रिज्या क्या होगी हाइड्रोजन के बोर मॉडल के अकॉर्डिंग जो आपके सामने रिजल्ट प्राप्त हुआ कि न्यू इक्वल टू k स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m e e की 4 h क्यूब n क्यूब ये चीज क्या है आपके सामने प्राप्त। अब देखिएगा एक जो हाइड्रोजन के बोर मॉडल के अकॉर्डिंग भी जो वेलोसिटी फैक्टर निकालते हैं वो किस प्रकार से निकालेंगे वो देखिएगा। भी वहां पे दो कंडीशन यूज करते हैं। एक तो क्या होता है भी हवी केंद्रीय बल भी कोई इलेक्ट्रॉन के भी नाभिक के चारों ओर nवीं कक्षा में गति कर रहा है तो उसकी रेडियस rn हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन का वेग क्या हो जाएगा भी Vn हो जाएगा। तो वहां से क्या है भी दो फैक्टर निकाले थे, एक तो रेडियस निकाला था अभी और अपने एक वेलोसिटी का फैक्टर निकाला था। वहां पे दोनों की वैल्यू क्या प्राप्त हुई थी भी आपके सामने वो वैल्यू देखते हैं। स्टार्टिंग के अंदर हमने डिराइव किया था तो वहां से सीधा लिख लेते हैं भी हाइड्रोजन के बोर मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन के बोर मॉडल के अनुसार अपने पास के लिए एक तो वेलोसिटी निकाली थी Vn, वो क्या थी भी आपकी 2 पाई k e स्क्वायर ns थी, 2 पाई k e स्क्वायर ns थी और nवीं कक्षा की त्रिज्या
त्रिज्या आर एन इक्वल टू क्या था अभी आपका 1 अपॉन ए एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर एम ई और ई स्क्वायर, ये चीज प्राप्त हुई। ठीक है, हाइड्रोजन के बोर मॉडल के अकॉर्डिंग और 2 पाई ई स्क्वायर NH और त्रिज्या क्या हुई थी 1 अपॉन के n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर और m e, और वहां पे हाइड्रोजन के लिए ले रहे हैं तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी 1 हो जाएगा। ये चीज क्या है उन कंडीशनों के अंदर हमारे पास क्या होनी थी प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो अब उससे आगे हम देखते हैं कि अब क्या है कि गतिशील इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल क्या हो जाएगा। गतिशील इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल b इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v होगा। Pn इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v, तो निकाल दो। Pn इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर आपका 2 पाई Rn क्या है आपका 1 अपॉन k n स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई इंटू 1 अपॉन k n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m e स्क्वायर। Vn वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी 2 पाई k e स्क्वायर ns, ये चीज हो जाएगी। Tn क्या हो जाएगा अभी आपका कैंसिल आउट कर दो, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, n क्यूब h क्यूब k 4 पाई स्क्वायर m e और e स्क्वायर, ये चीज हो गई। अब क्या अभी उसके बाद में आगे हम डिस्कस करते हैं। अभी ये आ गया अभी आपका आवर्तकाल का फैक्टर। अब क्या है, आवर्ती का फैक्टर निकालेंगे। आवर्तकाल क्या होता है बी, आवर्ती का क्या होता है बी अपोजिट होता है, तो वहां से उसकी वैल्यू आएगी तो वो क्या हो जाएगी बी आपकी आवर्तकाल क्या होता है बी आपका आवर्ती का अपोजिट Vn1 अपॉन Tn। यहाँ पे क्या है बी ये आवर्ती है, तो वो क्या हो जाएगा भी आपका 1 अपॉन n क्यूब h क्यूब k स्क्वेयर 4 पाई स्क्वेयर m e और e स्क्वेयर, सॉरी e4 आएगा। यहाँ पे क्या है थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा n क्यूब h क्यूब हो जाएगा, और ये यहाँ पे k स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर m e, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा भी e4 हो जाएगा। तो अपने दोनों रिजल्ट फाइंड करते हैं भी। एक तो फर्स्ट रिजल्ट हमने फाइंड किया था भी वहाँ पे क्वांटम पद्धति के अकॉर्डिंग जो आवर्ती का फैक्टर फाइंड किया, और दूसरा फैक्टर फाइंड किया अभी हाइड्रोजन के बोर मॉडल के अकॉर्डिंग जो फैक्टर फाइंड किया अभी k स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m e e4 h क्यूब अपॉन
एन क्यूब, दोनों फैक्टर क्या होते हैं भी सेम प्राप्त होते हैं। तो बोर संगति सिद्धांत आपका यही बताता है भी मुख्य क्वांटम संख्या कहाँ क्या एन का मान बहुत अधिक करने पर जो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो रिजल्ट प्राप्त होंगे वो ही रिजल्ट क्या है भी क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग क्या होते हैं भी प्राप्त होते हैं। आगे डिस्कस करते हैं अगले लेक्चर के अंदर।